नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। इतिहास को देखने का क्रम हमारा शुरू हो चुका था। कई सारे वीडियोस पीछे आ चुके हैं। यहाँ पर हम विस्तार से प्राचीन भारतीय इतिहास से एक बार शुरू करते हैं, क्योंकि पीछे हमने ढेर सारी लिस्टिंग देखी है। अब देखिए, इसमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि उस बीते हुए समय में हम नहीं जा सकते हैं, तो हम उस समय की जानकारियों को कैसे प्राप्त करते हैं। पहला तो साहित्यिक स्रोत होता है। साहित्य के माध्यम से आपको बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। उसमें धार्मिक ग्रंथ होते हैं, लौकिक ग्रंथ होते हैं और विदेशी यात्रियों का ब्यौरा होता है, जो कि हमें काफ़ी सारी बातें बताता है। पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? तो अभिलेख हो सकते हैं, सिक्के हो सकते हैं, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, मोहरें हो सकती हैं। मूर्तिकला, चित्रकला से भी काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलता है और स्मारक स्थापत्य इत्यादि जो हैं उनसे भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद धार्मिक ग्रंथ आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य हैं, जिनसे कि हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और ब्राह्मण साहित्य में क्या आता है? तो इसमें वेद आते हैं सबसे पहले, जो कि हमारा सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत है। और वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पहले, तो वो डिवीज़न हम बाद में करेंगे। और वेदों पर ही लिखे गए, वेदों को ही आधार बनाकर लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं, सूत्र हैं और महाकाव्य हैं, जो कि कमोबेश वेदों से ही संलग्न हैं। ऐसा उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। और उसके बाद रचे गए हैं धर्मशास्त्र, जिसमें कि स्मृतियाँ हैं, टीका है और धर्मसूत्र है। कुल मिलाकर आधार जो है वो वेद है, ये फाउंडेशन है और उसी पर ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। तो वैदिक साहित्य जो है उसके 4 भाग करके हम मोटे तौर पे देखते हैं। एक तो वेद है, दूसरे ब्राह्मण है, उसके बाद नंबर आता है आरण्यक का और उपनिषद का। तो ब्राह्मण जो है वो वेदों की सरल व्याख्या करने के उद्देश्य से बाद में लिखे गए हैं और उसी में से जो चिंतन मनन करने योग्य विषय होता था उसको अरण्य में, यानी एकांत जो घोर जंगल होता था जहाँ कोई आता जाता ना हो, तो उस स्थान पर बैठकर चिंतन करके लिखा जाता था, तो वो आरण्यक होते थे। और कुछ चीज़ें गुरु से डिस्कस करके क्लियर की जाती थी, तो वो चीज़ जो है वो उपनिषद कहलाती थी। तो इस तरह की बातें हैं। अब इसमें कुछ खास चीज़ें बताई गई, जैसे अथर्ववेद जो है सबसे नवीनतम वेद है, आप जानते हैं। तो इसमें इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है और ये भी कह दिया गया है, हालांकि ये सिर्फ अतिशयोक्ति है, कि इतिहास जो है वो अथर्ववेद का उपवेद है। ऐसी कोई ठोस सूचना हमें नहीं मिलती है, लेकिन इतिहास शब्द का उसमें उल्लेख दिखाई देता है। इसके बाद कौटिल्य ने ये कहा था, कौटिल्य का कथन है कि राजा को प्रतिदिन रोज अपने राजकाज में से, अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकाल के कुछ समय तक इतिहास का श्रवण या फिर पठन पाठन करना चाहिए। अगर नहीं पठन पाठन करने का टाइम है तो किसी को कहिए कि बाँच दे, मतलब सुना दे, और उसे सुनना चाहिए, क्योंकि इतिहास से अगर वो परिचित होगा तो बहुत सारी शिक्षा, जो राजनीतिक शिक्षा है, उसे वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। और इसके अलावा EH कार के हिसाब से इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अनवरत संवाद है। तो सही बात है, अतीत को हम लोग जान पाते हैं और वर्तमान में उसे बता पाते हैं। और भी बहुत सारे महानुभावों के कथन हैं, जैसे कि ब्यूरी का कथन है। तो ब्यूरी का ये कहना है कि इतिहास विज्ञान है, उससे न तो कम है न उससे ज़्यादा है। हिस्ट्री इज साइंस, नथिंग लेस नथिंग मोर। न तो कम न ज़्यादा, एकदम ये विज्ञान ही है असल में। और बेकन के हिसाब से इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है और बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। अबुल फजल के हिसाब से इतिहास एक चिकित्सालय है, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है, जो पुराने खराब अनुभव हैं उनको देखता है और ये भी जानता है कि उससे जब वो बुरा समय मेरे साथ आया था या मेरे पूर्वजों के साथ आया था तो उन्होंने उससे निकलने का क्या मार्ग खोजा था, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इतिहास की महत्ता को देखते हुए कॉलिंगवुड का भी कहना था कि हम ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि 1600 से लेकर 1900 के बीच में जो शताब्दी समय था उसमें प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस हुआ करता था। नेचुरल साइंस जितना ही इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। तो इतिहास जो है, इसमें पुरातात्विक सामग्री श्रेष्ठ कसौटी होती है। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। और रोमन सम्राट है जिनका नाम है आगस्टस, इन्होंने इतिहास और इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था। सेंसरशिप का मतलब ये है कि ये जो चाहता था वही इतिहास में दर्ज होता था। तो ये समसामयिक चीज़ें होती हैं, जो राजा तानाशाह प्रवृत्ति के होते हैं ना, या शासक, राजा या शासक दोनों ही, तो वो इतिहास को नियंत्रित कर लेते हैं और अपनी जो गुणगान, अपनी जो प्रशंसा है वही इतिहास में लिखने देते हैं, बुराई, आलोचना इत्यादि नहीं। तो ये अपना अपना तरीका है। औरंगजेब के द्वारा भी यही किया गया था। इतिहास लेखन पर पाबंदी लगा दी थी ताकि इसकी क्रूरता को कोई दर्शा न पाए, और इतिहास को तलवार और बंदूक से भी ज़्यादा कारगर हथियार साबित किया गया। अब देखें आप, जम्बूद्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान, इंतु, ये सब हमारे देश के ही नाम हैं।
हमारा देश भारत है, उसको विदेशियों ने न जाने किस किस नाम से पुकारा है। इसके बाद आप देखें विदेशी में सबसे पहले तो सिंधु तट, जो सिंधु क्षेत्र था, मतलब सिंधु नदी और उससे बना हुआ जो पूरा डेल्टाई क्षेत्र था मैदानी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा विदेशी संपर्क में आते हैं, मतलब उसी हिस्से से भारत की ज़मीन पर पैर रखते हैं। तो आमना सामना पहले सिंधु और आसपास के जो तटवर्ती क्षेत्र थे उससे होता है। तो इसी आधार पे आप देखें कि पूरे देश को ही सिंधु या इंडस के नाम से पुकार लिया जाता है। और भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो त्रिकोणाकार या धनुषाकार आकृति का था। त्रिभुजाकार मतलब नीचे वाला जो हिस्सा है। और वराह मिहिर की बृहद संहिता में जो है, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे, वराह मिहिर की जो बृहद संहिता है उसमें कूर्म की आकृति यानी कछुए के समान आकृति वाला इसको बताया गया है। और पुरुषों में माफ कीजिएगा, पुराणों में धनु आकृति का यानी धनुष के समान आकृति वाला बताया गया है। दिग्घ निकाय जो है उसमें छकड़े की तरह से इसका जो स्वरूप है वो दर्शाया गया है। और महाभारत में कहा गया है कि ये समभुजाकार त्रिभुज की भांति, समभुजाकार नहीं बल्कि यहाँ थोड़ा सा संशोधन कर दीजिए, समभुजाकार त्रिभुज नहीं बल्कि समभुजाकार चतुर्भुज की भांति इसको बताया गया है। तो इस तरह की आकृति है ही है। अब इसको आप चाहे जैसे कहिए। तो पुराणों का जो भुवन कोश अध्याय है उसमें भारत का भूगोल भी दिया हुआ है। और पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। और पुराणों के हिसाब से भारतवर्ष का नाम पढ़ने से पहले यह देश जो था इसे अजनाब या फिर हेमत वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अजनाब, ठीक है। और भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है, प्रशंसा की गई है। और वर्णित ये है कि भारत जो है ये कर्म भूमि है और स्वर्ग जो है वो भोग भूमि है। मतलब यहाँ पर आप कर्म करने के लिए अवतरित होते हैं भारत जैसे पुण्य देश में। और उसके बाद जब आपका स्वर्गवास होता है तो सीधे सीधे आप स्वर्गारोहण करते हैं, मतलब स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाते हैं और वहाँ पर सुखों को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भारत का जो वर्णन है वो एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भी किया गया है। और स्मिथ के द्वारा ये कहा गया कि भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम कहना ज़्यादा सही रहेगा। ये क्या है? ये एथनोलॉजिकल म्यूजियम है, संग्रहालय है स्मृतियों का। तो ये सारी बातें हमने देखी, अपने देश की चर्चा और भी है। तो भारत अर्थात भरतों का देश, भरत कबीले के लोग। महाराज भरत का नाम आप जानते हैं, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। शेर के मुंह में, शेर के बच्चों के मुंह में हाथ डाल के उनके दांत गिना करते थे, बहादुर थे। तो ऐसे वीर के नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया है। और भरत जो है एक प्राचीन राजवंश के नाम पे, और कुल मिलाकर ये राजा का नाम था, उन्हीं के नाम पे भरत वंश पड़ गया। तो कुल मिलाकर उसी आधार पे हमारे देश को कहा गया भारतवर्ष। राजा भरत जो थे ये भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। अब प्रश्न ये उठता है कि चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है? तो चक्रवर्ती सम्राट की जो परिभाषा है वो आचार्य चाणक्य की जो पुस्तक है, नामी गिरामी किताब है अर्थशास्त्र, उसमें दी हुई है। वो राजनीतिक ग्रंथ है, ध्यान दीजिएगा। तो उसमें कहा गया कि हिमालय से लेकर समुद्र तक, यानी हिमालय यानी उत्तरी छोर जो है वहां से लेकर हिंद महासागर यानी दक्षिणी छोर तक जो 1000 योजन का विस्तार है, इस पूरे भाग पर जिसकी हुकूमत चलती है, जिसका आदेश चलता है, उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। कुछ ऐसी ही परिभाषा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी रखी जाती है। तो कुल मिलाकर आपने ये देखा। आप इसके बाद यूनानियों के द्वारा इस देश का नाम रख दिया गया इंडिया, जो कि आज तक हम लोग ढो रहे हैं। और सबसे पहले इंडिया नाम का जो प्रयोग है वो 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के जनक के नाम से विख्यात हेरोडोटस के द्वारा दिया गया था। विदेशियों का रखा हुआ नाम हम बड़े चाव से इस्तेमाल करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहना चाहते कि भारत में रहते हैं। जिससे पूछिए वो कहेगा इंडिया में रहते हैं, हम तो इंडिया वाले हैं। तो यहाँ जो ये दूसरों के द्वारा दिया हुआ नाम है वो हमें ज़्यादा रास आता है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगस्थनीज ने भी किया। वो तो करेगा ही ना, वो तो वहीं का रहने वाला था। और ध्यातव्य है कि हेरोडोटस का जो वर्णन है उसमें इंडिया से मतलब यह है कि सिंधु और इसका डेल्टा क्षेत्र। तो अब बताइए आप, हेरोडोटस के हिसाब से अगर देखा जाए तो तब तो इंडिया का मतलब हो जाएगा कि वही सिंधु और इसके पास का डेल्टा। तो बाकी भारत को हम क्या कहेंगे फिर? तो यहाँ मेगस्थनीज ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उसने कहा कि भाई इंडिया अब आप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कहिए। तो कुल मिलाकर ये विदेशियों के थोपे हुए नाम है। और देखें आप, चीनी जो है वो यिंतु कहते हैं, झोंकियांग या चौंकियांग कहा जाता है। इन्होंने शेंदु शब्द का इस्तेमाल किया। शेंदु सिंधु मिलता जुलता है ना। और इसके बाद वेनसांग जो है ये यिंतु कहते हैं, चंद्रमा के समान भारत को उपमा देते हैं। ईदसिंह जो है ये आर्य देश या ब्रह्म देश के नाम से पुकारते हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सबसे पहले प्राकृत में भरधवस का मतलब भारतवर्ष। थोड़ा सा इसे संशोधित कर लीजिए, ये अपभ्रंश तत्सम रूप है और इसे जरा सा सही कर लिया जाए तो भारतवर्ष, ये जो नाम है इसका विवरण प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो जैन राजा था खारवेल, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से। और एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का जो वर्णन है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। अब आप सोचेंगे कि पाणिनि जो है वो तो व्याकरणाचार्य थे और अष्टाध्यायी जो है वो भी संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है, तो उसमें देश का नाम कैसे मिला? कोई भी ग्रंथ जब रचा जाता है तो उसको लिखने वाला लेखक उसी समाज में रह रहा होता है जो कि तत्कालीन उस समय का होता है।
तो परिस्थितियों से वो अछूता नहीं रह पाता है। तो देश का नाम, प्रदेश का नाम, ये सब मिल जाता है, किताबों में मिलता है। इसके बाद मनुस्मृति और भागवत पुराण, इसमें देश को देव निर्मित बताया गया, मतलब देवताओं ने आकर इसे बनाया है। और सोमदेव सूरी का जो नीति वाक्यामृतम है, उसमें सबसे पहले भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अथर्ववेद में गांधार, मुंजवत, महावृष, बालिक, मगध, अंग, अष्टचक्र, अयोध्या और वरुणावती यानी वाराणसी, ठीक है, वरुणावती, अब यहाँ पे वरुणा नदी के तट के आसपास बसा हुआ क्षेत्र, वरुणा और असी दो नदियां हैं ना, तो असी को आप बनारस में खोज रहे होंगे कहाँ पर होती है, तो एक नाले की तरह से तब्दील हो गई है आजकल, मतलब गटर जैसी हो गई है, वो पूरा गंदा पानी उसमें बहाया जाता है, वो नदी है असल में असी, और दूसरी है वरुणा। तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र है उसको वरुणासी, वरुणावती ऐसे नाम दिया गया, तो बन गया वाराणसी। इसके बाद यहाँ आप देखें अथर्ववेद में ये सारे नाम आपको मिलते हैं, तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा नाम मिलता है। और भारत में प्राचीनतम जो ऐतिहासिक खगोलविद हैं वो आर्यभट्ट थे। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि धरती गोल है, नहीं तो न जाने क्या क्या कल्पनाएं होती थी, और अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। नहीं तो कुछ लोग कहते थे कि भाई चौकोर है, इसके एक छोर पर जाओगे तो नीचे गिर जाओगे, कुछ लोग ऐसी भी कल्पना करते थे, लेकिन असल में पृथ्वी गोल है ये बताने वाले कौन थे? आर्यभट्ट थे। तो आगे चलते हैं, और भी चीजें हैं, देखिए अब यहाँ से हम लोग पत्थर की बात करेंगे, क्योंकि पाषाण काल शुरू हो चुका है। तो ये जो समय था, सीधी बात है कि पत्थर के औजारों का, पत्थर की चीज़ों का इस्तेमाल होता था, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध था खुले में। बाकी जो धातुएं इत्यादि हैं वो तो खोद कर निकालनी पड़ेंगी, तो वो बाद में पता लगता है। तो पत्थर के औजारों का जो इस्तेमाल है उसमें आप देख रहे हैं कि खाने लायक जो जड़ें हैं उसको खोदने के लिए इंसान नुकीले पत्थरों का इस्तेमाल करता था। अब जड़ को खोदने के लिए खुरपी उस जमाने में नहीं होती थी, तो पत्थर की खुरपी इस्तेमाल की जाती थी। और अगर जानवरों की खाल, जानवरों को मारा है, शिकार किया है, तो उसके बाद कुछ समय बाद वस्त्र की आवश्यकता लोगों को महसूस होती है, तो वही जो खाल होती थी उसी को सिलकर पहन लेते थे। तो सिलने के लिए भी पत्थर का ही इस्तेमाल होता था, पत्थर की सुइयां होती थी। अब ये जो पाषाण युग है, इससे तात्पर्य एक समय से है जब लोग पत्थरों पर निर्भर थे, और पत्थर के औजार, पत्थर की गुफा और उनके जीवन का मुख्य आधार यही सब था, मतलब टोटल पत्थर पर आश्रित थे। ये मानव सभ्यता के आरंभिक काल से संबंधित है, और आज मतलब आज की तरह से मनुष्य विकसित तो नहीं था, ये आप जानते ही हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रोमैग्नान के नाम से जाना जाता है। जो पूर्ण मानव था उसका नाम क्या था? क्रोमैग्नान था उस प्रजाति का नाम। और इस काल में मानव प्राकृतिक आपदाओं से जूझता रहता था, शिकार और कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बसर करता था। ब्लेड, ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण हैं वो उच्च पूर्व पाषाण काल की परंपरा की प्रमुख विशेषताएं दिखाई देती हैं। और सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्यन संस्कृति का जो संबंध है वो पाषाण युगीन संस्कृति से। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को, या प्रागैतिहास जो है उसको सबसे पहले उद्घाटित करने का जो श्रेय है वो डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्होंने कि 1842 में कर्नाटक के रायचूर डिस्ट्रिक्ट का जो लिंगसूर नाम का स्थान था, ये नवपाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से प्रागैतिहासिक औजार उन्होंने प्राप्त किए थे। तो हमें काफ़ी सारी जो शुरुआती सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। तो ये पूछा जाता है। और प्रागैतिहासिक काल का जो शुरुआती समय था, या आप कह लीजिए कि उसी के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब आती है। तो आद्य जो इतिहास है उसमें हम किस सभ्यता को देखते हैं ये पूछा जा सकता है। ठीक, पाषाणकालीन सभ्यता और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, और यहाँ दो सभ्यताओं के नाम हैं। जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल शुरू होता है। तो सबसे पहले 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान शुरू होता है, उस पर रिसर्च का काम शुरू होता है। और प्रागैतिहासिक अध्ययन का विषय जो है वो निरक्षर समाजों का इतिहास है। जब अक्षर की जानकारी ही नहीं थी तो वो अपने साक्ष्य कैसे दर्ज कर सकते हैं? तो लिखित साक्ष्य तो नहीं ही मिलते हैं। इसके बाद 1816 की बात करते हैं। टॉमसन ने पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल का त्रिवर्गीय विभाजन किया था। और सबसे पहले 1865 में अगर देखें तो जॉन लुबाक ने पाषाण काल का विभाजन पूर्व पाषाण और नवपाषाण काल के रूप में किया। लुबाक जो है ये बाद में लॉर्ड एवेवरी के नाम से जाने जाते हैं। अब पुरा पाषाण काल की अगर चर्चा करें और नवपाषाण काल की, यानी पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक जो शब्दावली है, मतलब शब्द हैं, इनका सबसे पहले इस्तेमाल जॉन लुबाक की 1865 में प्रकाशित पुस्तक थी, इसका नाम था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उसमें किया गया था। और लॉर्टेट ने पुरा पाषाण काल का विभाजन प्रारंभिक, निम्न पूर्व, मध्य पूर्व और उच्च पूर्व पाषाण काल में किया था। तो ये एक बात है। हस्तपरशु यानी कुठार जो होता है, इस प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक्स विधि, चॉपर, चैपिंग और बोरर विधि का इस्तेमाल किया जाता था। ये विधियां हैं। और हैंड एक्स के औजार जो है वो सबसे पहले मद्रास या अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसमें क्लीवर, स्क्रैपर इत्यादि जो उपकरण हैं वो सब शामिल हैं। कालक्रम पूरा अब इसमें कालक्रम के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब क्रोनोलॉजी अरेंज कर लें, तो जो पूर्व पाषाण काल है वो पहले पड़ेगा, उसके बाद नवपाषाण काल है, कांस्य युग है, फिर अंतिम में लौह युग है। कांस्य की खोज पहले होती है, फिर लोहे की होती है। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसकी सामग्री को अगर हम आधार बनाते हैं तो पाषाण, कांस्य
और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन जो है ये 1820 में जगेनसन थॉमसन के द्वारा किया गया था। ये क्रिश्चियन जगेनसन थॉमसन थे जो कि पुरातत्वविद थे, उन्होंने इसका विभाजन किया था 1820 में। और वीएस वाकड़कर का तो आप जानते ही, इन्होंने भीमबेटका की गुफाओं को देखा था, वहाँ चित्रकारी को देखा था, शैल चित्रों का जो प्रागैतिहासिक महत्व है उसको पहचाना था। ये भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे। अब यहाँ पर इतिहास को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। तो देखिए, यहाँ प्राग इतिहास है जो कि पाषाण काल के तौर पे देखा जाता है। आद्य इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता देखी जाती है। आगे पीछे की दोनों है, पहले की सिंधु घाटी की सभ्यता है और उसके बाद वैदिक सभ्यता है। ऐतिहासिक काल में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व और उससे आगे का जो पूरा समय है उसको हम देखते हैं। तो निम्न पूर्व पाषाण युग के जो उपकरण है उसके आधार पर 2 वर्गों में हम इसे बांट सकते हैं। चॉपर चॉपिंग या पेबल संस्कृति को आप देख रहे हैं। एलुशियन कल्चर जो है इसमें हैंड एक्स और क्लीवर को आप देख रहे हैं। तो चॉपर चॉपिंग को सबसे पहले सर्वप्रथम जो सोहन नदी घाटी है वहां से प्राप्त किया गया था और इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। वहीं एलुशियन संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति भी कहा जाता है। हैंड एक्स को अगर देखा जाए तो 28 सितंबर 1864 को प्रोफेसर किंग ने मद्रास का जो वडमदुरै था और अतिरमपक्कम था वहां से प्राप्त किया था। चूंकि हैंड एक्स सबसे पहले मद्रास से प्राप्त हुई थी इसलिए इसे मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है और इस संस्कृति में क्लीवर, स्क्रैपर और क्रोड प्राप्त होते हैं। भारत में प्रागैतिहास के जनक भूतत्व सर्वेक्षक जो है जियोलॉजिस्ट, इनका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफूट। और ब्रूसफूट जो है इन्होंने मई 1863 में मद्रास के पल्लवरम से पाषाण युग के पहले के उपकरण प्राप्त किए थे जो कि क्वार्टजाइट यानी स्फटिक से बने हुए थे। तो ये सारी सूचनाएं हैं। और डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज से आई हुई जो टीम थी उसका अभियान चलता है और सोहन घाटी में काफ़ी बड़े शोध होते हैं जो कि 1935 की बात है। और बेलन घाटी में जो शोध है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है KGR शर्मा, तो उनके निर्देशन में किया जाता है। और इस घाटी में लगभग 44 पुरातात्विक स्थल पाए जाते हैं जो कि निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित थे। बेलन नदी की जो घाटी है, बेलन घाटी क्षेत्र है, वहाँ पर टोन्स की सहायक बेलन नदी है। ये आपको इसलिए बताया गया है ताकि आप लोकेशन पता कर सकें। तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए इलाहाबाद जिले में टोन्स में जाकर मिल जाती है। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है ये पूछ लिया जा सकता है। फिलहाल इसका जो पूरा घाटी क्षेत्र है वो पुरातात्विक खोज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये भारतीय प्रागैतिहास की टेक्स्ट बुक है। यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए या जानकारी प्राप्त होती है। उपकरणों के अलावा बेलन का जो लोहंदा नाला क्षेत्र है वहाँ से इसी समय की जो प्रागैतिहासिक काल है उस समय की अस्थि निर्मित मातृदेवी की एक प्रतिमा मिली है जो कि कौशाम्बी संग्रहालय में फिलहाल सुरक्षित रखी गई। और इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। तो कौन सी सामग्री इस्तेमाल हुई है वो भी महत्वपूर्ण है। मध्य पुरापाषाण काल को देख लीजिए, पट्टिकाओं की प्रचुरता की वजह से इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और सिहावल जो मध्य प्रदेश का है, यहाँ निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। संघाओ गुफा जो है ये मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। तो ऐसा ही यहाँ जो क्रम है ये जारी रहेगा। इसमें इतना ही।